बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 145 ज़ाब्ता फौजदारी। इसे अमूमन 145 की कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। जब मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को पुलिस रिपोर्ट के ज़रिए या किसी भी दरख्वास्त या किसी भी दूसरी मालूमात के ज़रिए ये इल्म में आता है कि उसके इलाका या उसकी हदूद जहाँ पे उस कोर्ट को अख्तियार समात हासिल है, उसके अंदर किसी प्रॉपर्टी, वाटर, लैंड और वाटर में मार्केट, बिल्डिंग, फिशरीज जो मछलियों का तालाब या कोई भी फसल या उस ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की पैदावार या उससे मुंसलिका कोई किराया रेंट की शक्ल में या कोई भी ऐसा मुनाफा, इनसे मुतल्लिक कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो और वो डिस्प्यूट इस हद तक पहुंच जाए कि लड़ाई झगड़े और मुआशरे में अमनो अमान की सूरत हाल इस नहज तक पहुंच जाए कि ब्रीच ऑफ पीस की सूरत हाल, नक्से अमन की सूरत हाल पैदा हो जाए और उस नक्से अमन के नतीजे में वहाँ पे कत्लो गारत का अंदेशा हो। तो ऐसी सूरत में अगर मैजिस्ट्रेट मुतमिन होता है तो वो इससे मुतल्लिक एक तहरीरी ऑर्डर जारी करेगा जिसमें एक डेट मुकर्रर की जाएगी कि फ़लाँ तारीख को तमाम फ्रीकैन आकर अदालत में मुकम्मल जवाब जमा करवाएं। जवाब वो उस डिस्प्यूट से मुतल्लिक या एक्चुअल पोजीशन जो मौके के ऊपर उसका जायदाद पे किसका कब्जा था, ये एक तहरीरी जवाब अदालत तलब करेगी दोनों फ्रीकैन से। जब दोनों फ्रीकैन अदालत में जो उनकी तलबी का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट वही प्रोसेस होगा जो समन की तमील के लिए अख्तियार किया जाता है। इस मकसद के लिए अदालत उस मुतनाज़ा जगह के ऊपर चिस्पानगी का ऑर्डर भी कर सकती है। अब इसके जो नेक्स्ट मरहला होगा वो ये होगा कि जब दोनों फ्रीकैन कोर्ट में आ जाते हैं तो सब सेक्शन 4 जो 145 की है उसके मुताबिक कोर्ट एक इंक्वायरी हेल्ड करती है। उस इंक्वायरी में मेरिट से बालातर और कौन सी पार्टी का क्या क्लेम है इससे हटकर अदालत तमाम फ्रीकैन से उनके पास मौजूद शहादत उसको मुलाहिजा करती है, उसके जमा कराए गए जो फैक्ट्स हैं उसको मुलाहिजा करती है, या इस मुतल्लिक कोई भी अदालत ज़रूरी समझे तो वो शहादत इकट्ठी करके हर तरीके से एक इंक्वायरी मुकम्मल की जाती है जिसमें अमूमन ये देखा जाता है कि कौन शख्स जिस तारीख ये कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया उससे 2 महीने कबल इस जायदाद के ऊपर कब्जा रखता था। अगर इस इंक्वायरी के दौरान ये मैजिस्ट्रेट साहब इस नतीजा तक पहुंच जाएं कि पिछले 2 माह में फलां फरीक इसके ऊपर काबिज था, तो वो इस प्रोसीडिंग के दौरान ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि फलां फरीक इसके ऊपर इस वक्त काबिज था, उसका कब्जा बेशक वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो, उसका कब्जा बिला जवाज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काबिज था तो कोर्ट उसको ऐसे ही तस्वर करेगी कि जैसे वो जो ऑर्डर वाला दिन है जिस तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर किया सेम वो शख्स उस दिन काबिज तस्वर किया जाएगा। अब इसके बाद अगर कोर्ट कोई ऐसे इस प्रोसीडिंग के दौरान हंगामी हालात देखती है और नक्से अमन का खतरा इस हद तक पहुंच जाता है कि जिससे में किसी की जान का नुकसान का अंदेशा होता है या किसी शख्स को शदीद ज़रब पहुंचने का अंदेशा होता है, तो ऐसे हंगामी हालात में अदालत इस मुतनाज़ा जगह को
अटैच करने के भी ऑर्डर जारी कर सकती है। 145 की सब सेक्शन 5, जिसमें अदालत इस इंक्वायरी के दौरान किसी भी ऐसे शख्स को इस इंक्वायरी से दूर नहीं रखेगी जिसका इस जायदाद या इस तनाज़ा से किसी तरह का भी कोई वास्ता होगा या वो मफाद रखता होगा इस जायदाद के अंदर। अदालत अगर इस नतीजा तक पहुंचती है कि कोई भी शख्स इस जायदाद के ऊपर काबिज नहीं था या किसी का ज्वाइंट पोजीशन था, या अदालत इस नतीजा तक पहुंच जाती है कि इस तरह का कोई खतरा लाक है ही नहीं जिससे कोई नक्शे अमन का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में अदालत इस हुक्म को जो तहरीरी तौर पर अदालत ने पास किया होता है उसको वो मनसूख करने का हक रखती है। और अदालत अगर इस हुक्म को मनसूख करती है तो इस हुक्म को फाइनल ऑर्डर तस्वर किया जाएगा। इसकी मज़ीद किसी किस्म की कोई अपील इस कानून में मुहैया नहीं की गई। अब इसके अलावा आगे देखते हैं कि अगर इस दौरान कोई भी शख्स इस प्रोसीडिंग के दौरान दोनों फ्रीकैन में से फौत हो जाता है तो ऐसी शक्ल में उनके वरसान को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो इस कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बने। और अगर उन वरसान में जो कानूनी वरसान के दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए कि कौन शख्स या कौन कौन शख्स कानूनी वरसान में आते हैं, तो अदालत इस झगड़ा में पड़ने के बजाय उन तमाम लोगों को जो ये क्लेम करते हैं कि वो इसके कानूनी वरसान हैं उनको अख्तियार देगी कि वो इस कार्रवाई का हिस्सा बन सके। अगर अदालत ये तस्वर करती है कि इस जायदाद के ऊपर जो कब्ज़ा जिस फरीक का था उस फरीक के कब्ज़े को कतई छेड़ा नहीं जाएगा और उसको अपना कब्ज़ा बहाल रखने का अख्तियार होगा, वो इस वजह से कि अदालत अगर इस कब्ज़े की तब्दीली अमल में लाती है तो मज़ीद इसमें जो फ्रीकैन हैं वो गम व गुस्से का इज़हार करते हुए आपस में लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होकर दोबारा नक्शे अमन के खतरे का बायस बन सकते हैं। लेकिन अगर जो सब सेक्शन 4 में इंक्वायरी हुई उसके दौरान अदालत ने ये डिक्लेयर कर दिया कि फ़लाँ शख्स 2 महीने कबल इसके ऊपर काबिज था और उसे गैर कानूनी तौर पर इससे डिस्पोजेस किया गया है, तो ऐसी शक्ल में अदालत को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इस शख्स का दोबारा कब्ज़ा उस जायदाद के ऊपर उस वक्त तक बहाल करवाए जिस वक्त तक वो शख्स इसकी कानूनी तौर पर सेटलमेंट या डिस्प्यूट की सेटलमेंट किसी मुतबादल फोरम से करवा नहीं लेता। अगर अदालत ये देखती है कि इस जायदाद के ऊपर जो तनाज़ा है वो किसी फसल या उसकी पैदावार से मुतल्लिक है और उसका पैदावार जल्द अज जल्द स्पीडी ट्रायल करके या स्पीडी प्रोसीडिंग करके अदालत उसके मुतल्लिक फ़ैसला करे ताकि वो फसल अगर पकी हुई है या वो इस हालत में है कि उसके ज़ाया होने का अंदेशा है, तो ऐसी शक्ल में इसी मौका के ऊपर अदालत को ये इख्तियार हासिल होगा कि इसकी कस्टडी से मुतल्लिक भी फ़ैसला कर दे, या अगर इसे फ़रोख्त करना है तो इसकी फ़रोख्ती से मुतल्लिक भी अदालत फ़ैसला कर दे। इसी दौरान अगर अदालत ये समझती है कि जो दोनों फ्रीकैन ने शहादत पेश की इसके अलावा कोई ऐसी शहादत है जो अपने तौर पर तलब करनी है, तो भी अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपने तौर पर शहादत कोर्ट विटनेस के तौर पर तलब करके भी इत्मीनान हासिल कर सकती है। अगर इस दौरान दोनों फ्रीकैन में से कोई शख्स बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, गुस्से का इज़हार करता है या वो उछल कूद करता है, तो अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि वो 107 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो मुचलके लेकर उसे पाबंद किया जाए ताकि वो नक्शे अमन का बायस न बने। इसी के साथ सेक्शन 146 भी इसी का हिस्सा तस्वर की जाती है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर अदालत ये देखती है कि कोई भी शख्स इस जायदाद के ऊपर काबिज नहीं था, या दूसरी सूरत में इंक्वायरी के बाद अदालत के सामने ऐसी बात आती है कि अदालत ये तयन नहीं कर सकती कि कौन शख्स
पिछले 2 माह के अंदर इस जायदाद के ऊपर काबज़ रहा है। तो ऐसी शक्ल में अदालत मज़ीद नक्स अमन के ख़तरे से बचने के लिए इस जायदाद को कुर्क करके भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर अदालत मुतमिन हो जाती है तो ऐसी शक्ल में इस अटैचमेंट से मुतल्लिका इसी अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो जब चाहे ये ज़ब्ती की कार्रवाई का ऑर्डर खुद विड्रॉ भी कर सकती है। मज़ीद अगर अदालत ने किसी जायदाद को अटैच कर दिया तो उससे मुतल्लिक अदालत को ये भी फैसला करना पड़ेगा कि ये किसकी कस्टडी में दी जाए या इसका कोई रिसीवर मुकर्रर कर दिया जाए। अगर इस दौरान सिविल कार्रवाई के दौरान इसी जायदाद का इससे कबल भी कोई रिसीवर सिविल कोर्ट की तरफ से मुकर्रर है तो ये जायदाद उस रिसीवर के हवाले कर दी जाएगी। अगर वहाँ पर रिसीवर मुकर्रर नहीं है तो इस अदालत को इख्तियार हासिल होगा कि वो सिविल कोर्ट के तहत दीवानी कार्रवाई का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो इस जायदाद को अटैच कर सकती है। अगर बाद में किसी वक्त ये सिविल कोर्ट का रिसीवर सामने आ जाता है तो ये जायदाद जो रिसीवर इस अदालत ने मुकर्रर किया होगा ये अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए सिविल कोर्ट के रिसीवर को ये पावर डोनेट कर देगा। ये तमाम अख्तियारात दफ़ा 145 के तहत थे जो नक्शे अमन के तौर पर अमूमन अदालत इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि जहाँ पे पार्टीशन का मामला हो या दोनों फ्रीकैन का जॉइंट पोजेशन हो, किसी टेनेंसी का मामला हो, तो ऐसी सूरत में 145 का नोटिस कथन मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जारी नहीं किया जाता। इसका प्योर मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी तरीका से पार्टीज को अंगेज रखा जाए ताकि वो दूसरे लोगों के लिए या आपस में एक दूसरे के लिए नक्शे अमन का बहस ना बने जिससे मुआशरे का सुकून तहस नहस हो जाए। इस कार्रवाई का बेसिक मकसद यही था। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो आप लोगों के